दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको रोज़ 10 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, अन्य क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसको भी देखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। प्रवेश परीक्षा की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से लेकर आपके पूरे 2 सालों के सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम रोज़ करते आ रहे हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, बी हो जाएगा कर्णप्रयाग में, सी हो जाएगा देवप्रयाग में और डी हो जाएगा नंदप्रयाग में। मतलब हमसे पूछा गया है अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है उसका जो संगम होता है वो कहाँ पर बनता है। तो सभी उत्तराखंड तो घूमने गए ही होंगे, तो वहाँ पर बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपथ हिमानद है वहाँ पर क्या है उत्तराखंड में, वहाँ पर क्या क्या कहते हैं भागीरथी और मतलब भागीरथी का संगम जो बनता है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम तो फिर कहाँ बनता है, देवप्रयाग में बनता है। ठीक है, हम उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो मतलब देवप्रयाग तो जाते ही हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर एकदम सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब देवप्रयाग में क्या बनता है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम बनता है उसे क्या बोला जाता है, देवप्रयाग में होता है उनका संगम। और अलकनंदा का नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उत्तराखंड में बद्री के ऊपर जो सतोपथ हिमानद है वहाँ से किसका उद्गम हुआ है, अलकनंदा का। ठीक है, और जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री के गोमुख से। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री के गोमुख से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देवप्रयाग में संगम बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन पढ़ने में ही हम लोग गलती कर देते हैं। तो सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन है हमारा खतलिंग, बी ऑप्शन है नामिक, सी ऑप्शन है जोहार घाटी और डी ऑप्शन है बैजनाथ। मतलब कूट वाला क्वेश्चन दिया है हमें, तो हमें मिलाना है। तो चलिए हम मिला के देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा खतलिंग मतलब कहाँ पर होगा, तो खतलिंग जो है वो भिलंगना में है। ठीक है, तो हमारा ए किससे मिलेगा, 2 से, यानी कि ए जो है हमारा वो बी से मिलेगा। फिर क्या है नामिक कहाँ पर है, वो पूर्वी रामगंगा में है। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा से मिलेगा, मतलब बी का जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। एंड सी जो है जोहार घाटी, वो कहाँ पर है, वो है हमारा ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास में, तो क्या हो जाएगा इसका 4th हो जाएगा। और हमारा बचता है बैजनाथ, तो क्या हो जाएगा गोमती हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से अगर हमें 2 भी आते हैं फिर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें पता चल जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मतलब 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंड केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको गंड केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गोविंद बल्लभ पंत, बी हो जाएगा जोधा सिंह नेगी, सी हो जाएगा मुकुंदी लाल और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जिसको गंड केसरी कहा जा सके। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नाम है वो है, मतलब जिसको बुलाया जाता है तो वो नाम है हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है,
गंडकेसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गंडकेसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 में, बी हो जाएगा 1932 में, सी हो जाएगा 1949 में और डी हो जाएगा 2000 में। ठीक है, तो जो टिहरी राज्य भारतीय संघ में विलय हुआ था वो हुआ था 1949 में, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिहरी राज्य का विलीनीकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, और उस समय क्या था, उस समय गढ़वाल पर जो शासक था वो किसका था? शासक मानवेंद्र शाह का था। मानवेंद्र शाह कौन थे? परमार वंश के शासक थे। ठीक है, किसका शासक था? मानवेंद्र शाह का शासक था गढ़वाल पर। ठीक है, तो उस समय हुआ था ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी, मतलब किस डेट को अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 21 नवंबर 2012 को, बी हो जाएगा 18 नवंबर 2012 को, सी हो जाएगा 15 नवंबर 2012 को और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अजमल आमिर कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दी। अच्छा, अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये हैं कौन? ये कौन थे? मुंबई के आतंकवादी थे। ठीक है, मुंबई आतंकवादी हमले में, मतलब ये जो आरोपी थे, मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, मुंबई आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो उसमें क्या थे ये? उसमें एक आरोपी थे। ठीक, तो इनको मतलब कब फांसी दी गई थी? 21 नवंबर 2012 को दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? पुणे के यरवदा जेल में दी गई थी इनको फांसी। ठीक है, पुणे के यरवदा जेल में इनको फांसी दी गई थी। मुंबई के हमले के ये कौन थे? आरोपी थे, 2008 में जो हमला हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब उत्तराखंड के किस जिले में बद्रीनाथ धाम स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए चमोली, बी हो जाएगा अल्मोड़ा, सी हो जाएगा रुद्रप्रयाग और डी हो जाएगा उत्तरकाशी। तो हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? चमोली में है। और हिंदुओं के जो 4 पवित्र धाम हैं उनमें से एक ये भी है। ठीक है, सभी को जाने का मन होता होगा, सही है, घूम के आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लेखक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पहला लेखक का नाम हो जाएगा हमारा अबुल फजल, दूसरा हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद, तीसरा हो जाएगा कृष्णदेव राय और चौथा हो जाएगा कल्हड़। इसको हमें मिलाना है, देखते हैं, मतलब लेखक के नाम को पुस्तक के नाम से मिलाना है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा ताकि दिख जाए। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। तो लेखक के नाम को किससे मिलाना है? बुक के नाम, मतलब पुस्तक के नाम से मिलाना है। ठीक है, तो हमारे पहले लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। अबुल फजल की जो पुस्तक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? अबुल फजल की पुस्तक हो जाएगी हमारी अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल की पुस्तक हो गई हमारी अकबरनामा। ठीक है, तो इसके आगे लिख देते हैं अबुल फजल का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे पुस्तक है। फिर है हमारा निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद की जो बुक हो जाएगी, निजामुद्दीन अहमद की बुक हो जाएगी पहली वाली, मतलब तबकाते ए अकबरी। तबकाते ए अकबरी। अब हमें 2 अगर बुक पता है तो हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहले, यानी कि सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अकबर की जो पुस्तक, सॉरी, अबुल फजल की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? अकबरनामा। और निजामुद्दीन की पुस्तक हो जाएगी, वो हो जाएगी तहकाते ए अकबरी। ठीक है, अब एक हमें और कृष्णदेव की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? फिर कृष्णदेव की हमारी हो जाएगी अमुक्त मर्यादा। और इस हिसाब से जो बची है वो कल्हड़ की हो जाएगी। कल्हड़ की हो जाएगी हमारी
रजत रंगनी, ठीक है, रजत रंगनी किसकी हो जाएगी, कलर की हो जाएगी। मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमें ऐसे ही मिलाना है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्धन से, बी हो जाएगा कुषाण से, सी हो जाएगा गुप्त से और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन, तो इसमें से ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो अशोक था वो मौर्य वंश का क्या था, मौर्य राजवंश से संबंधित था। और ये क्या था, मगध का क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है, मगध का उत्तराधिकारी था। कौन सी ईस्वी पूर्व का, तो 269 ईसा पूर्व में मगध का उत्तराधिकारी बनाया गया था अशोक को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, बी हो जाएगा खानवा का युद्ध, सी हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खानवा का युद्ध। 1527 में कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट और बराहमिहिर किसके समय में थे। मतलब किसके समय में आर्यभट्ट और बराहमिहिर आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त के, बी हो जाएगा चोल के, सी हो जाएगा मौर्य के और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में, गुप्त के समय में आए थे आर्यभट्ट और बराहमिहिर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा कूट वाला, चलो इसको छोटा कर लेते हैं, अब सभी को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा यूएसए की संसद को, मतलब अब हमें सुमेलित करना है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, किसको क्या, मतलब किस संसद को कहाँ पर क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यूएसए की संसद को क्या बोलते हैं, जापान की संसद को, रूस की संसद को, अफगानिस्तान की संसद को। तो ये हमें बताना है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यूएसए की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है, ये हमें पता है। यूएसए की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ऐसे ही जापान की संसद को क्या बोलते हैं, डाइट, ठीक है। रूस की संसद को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूमा बोलते हैं, ठीक है, ड्यूमा। और अफगानिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है, शोरा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस, जापान की संसद क्या कहलाएगी, डाइट, रूस की संसद क्या कहलाएगी, ड्यूमा, एंड अफगानिस्तान की संसद क्या कहलाएगी, शोरा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। कूट के क्वेश्चंस खूब देते हैं ये लोग ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो तरंग, बी हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग, सी हो जाएगा माइक्रोवेव और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंफ्रारेड तरंगों को देखने के लिए क्या किया जाता है, रात्रि में देखने के लिए इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेज प्रयोग की जाती है, इंफ्रारेड तरंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, बी हो जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, सी हो जाएगा ग्रेफाइड, डी हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही, सॉरी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्फोटक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद, बी हो जाएगा चेन्नई, सी हो जाएगा हैदराबाद, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो एनिमल वेलफेयर का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो है चेन्नई, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में।
1962 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और जानवरों के संरक्षण हेतु इसको कानून के द्वारा बनाया गया, जानवरों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर, बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी हो जाएगा केशव चंद्र सेन, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1833 में जब राजा राममोहन राय का देहांत हो गया था तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, ठीक है, ब्रह्म समाज को। और कब से कब तक? 1817 से 1905 तक, 1905, ठीक है, 1817 से 1905 तक संभाला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिहर प्रथम, बी हो जाएगा देवराय प्रथम, सी हो जाएगा कृष्णदेव राय और डी हो जाएगा नरसिंह सालोक। तो ठीक है, किसके शासनकाल में हजारा राम मंदिर बना था? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में क्या बना था? हजारा राय मंदिर, ठीक है। और ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? केरल के हम्पी में, केरल के हम्पी में स्थित है, केरल के हम्पी, ठीक है, केरल के हम्पी में स्थित है। कौन सा मंदिर? हजारा राम मंदिर। कृष्णदेव के शासनकाल में बनाया गया था और कहाँ बनाया गया? केरल के हम्पी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MC राजा, बी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी हो जाएगा गांधी जी, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के शासनकाल BR अम्बेडकर ने क्या की थी? स्थापना की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की 1936 में। डेट भी याद रखना है, कब की थी? 1936 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ATP का उत्पादन होता है, बी ऑप्शन है हमारा NADH का NAD में अपचयन होता है, सी ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और डी ऑप्शन है हमारा ऑक्सीडेटिव क्या है, सॉरी दिख नहीं रहा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ, बी हो जाएगा चावल, सी हो जाएगा जौ, डी हो जाएगा मक्का, ठीक है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो क्या होता है? गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा APSARA किसका नाम है? इस नाम से किसको बुलाया जाता है या फिर किसका नाम रखा गया, ठीक है। तो पहला हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, दूसरा हो जाएगा ट्रेन का, तीसरा हो जाएगा हवाई जहाज़ का और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अप्सरा के नाम से किसको बुलाया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को, और जिसका निर्माण कब किया गया था? 1956 में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा के नाम से बुलाया जाता है और इसका निर्माण कब किया गया था? 1956 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मालगुडी डेज किसने लिखी है? मालगुडी डेज जो बुक है वो किसने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोजनी नायडू, बी हो जाएगा R.K. नारायण, सी हो जाएगा मदर टेरेसा, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखी है मालगुडी डेज? R.K. नारायण ने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पुड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तरी बंगाल, बी हो जाएगा बिहार, सी हो जाएगा उड़ीसा, डी हो जाएगा असम। कहाँ स्थित है
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है इनमें से किस देश में? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा दमन और दीव, बी हो जाएगा दादर नागर हवेली, सी हो जाएगा अंडमान निकोबार, डी हो जाएगा पुदुचेरी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी कि अंडमान निकोबार में क्या है, जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दादर नागर हवेली है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो दमन द्वीप का है वो है 2169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और पुदुचेरी का है 2598 एंड अंडमान निकोबार का है 46। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा होता तो पुडुचेरी का हो जाता। ठीक है, पुडुचेरी का हो जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा होता, सबसे ज़्यादा किसका हो जाता? पुडुचेरी का हो जाता, लेकिन सबसे कम पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन अंडमान निकोबार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना है ये? 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति व्यक्ति 646 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्लासेस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मतलब हमारे आज हमने 23 क्वेश्चंस करे हैं। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही रोज़ जुड़ा करिए। आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे साइंस ग्रुप के चाहे आर्ट ग्रुप के। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।